तो अब सबकी निगाहें झारखंड और महाराष्ट्र में क्या नतीजे आएंगे इस पर टिक गई हैं, क्योंकि मतदान मुकम्मल हो गया है। 2 चरणों का मतदान आज खत्म हो गया झारखंड में, और एक ही चरण में 288 की 288 सीटों पर मराठी मानुष ने अपना बटन दबा दिया है। अब जो किस्मत है उम्मीदवारों की भी और राजनीतिक दलों की, वो ईवीएम में कैद हो गई है। अब एग्जैक्ट पोल तो 23 तारीख को आएगा, अंदाजा लग जाएगा। और सवाल सबके जहन में, आपके, मेरे, उम्मीदवारों के और राजनीतिक दलों के जहन में क्या है? 2024 का लोकसभा चुनाव का रिपीट होगा क्या? महाराष्ट्र से एनडीए के लिए, महायुति के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी। 18 सीटों पर सिमट कर रह गई थी 48 में से। और अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वो 30 सीटें लेने में कामयाब रही थी। अब ये झटका था, एक छोटा सा झटका, क्योंकि हरियाणा में जबरदस्त वापसी की बीजेपी ने। तो महाराष्ट्र जीत जाएगी तो सीधा चुनावी एक्सप्रेसवे पर सवार होती दिखाई देगी। राजनीति की दशा और दिशा बिल्कुल दुरुस्त होती दिखेगी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में अगर विपक्ष जीत जाता है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट अब गूंज में भी बदलती दिखेगी? एक और आंकड़ा आ रहा है, हम लगातार पोल्स ऑफ पोल कर रहे हैं, जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो आ रहे हैं, उनके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। पीपल्स पल्स नाम का एग्जिट पोल है, ये महायुति को 175 से 195 अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी की अगुवाई वाला है महायुति गठबंधन, 195 सीटें भी टच करते हुए दिख रहा है। यह जबरदस्त मैंडेट हो जाएगी, जबकि महाविकास अघाड़ी 100 से भी नीचे सिमट सकती है। 85 से 105 का आंकड़ा यहां पर दिख रहा है। ऐसे में सवाल भी तो आपके सामने हम पेश कर देते हैं। 85 से 112 का ये आंकड़ा, तो महायुति या अघाड़ी, किसकी आगे गाड़ी? ये सवाल हम आज पूछने वाले हैं। और दूसरा सवाल, नारों का दौर भी अच्छा खासा चला इस चुनाव में। बटेंगे तो कटेंगे, तो कौन बटा कौन कटा और किसका जनाधार घटा, इसकी भी परीक्षा कसौटी पर हम इसे भी कसते हुए दिखाई देंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, और यहां पे अभी आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, तो खबर अच्छी आ रही है, थोड़ा आप मुस्कुरा सकते हैं। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। दिबांग, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। महेश चव्हाण हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। अरुण सावंत, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना, असल शिवसेना यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। संदीप सोनवलकर, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनको भी ट्रैक कर रहे हैं। मनोज सिंह काका, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और धीरज दुबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे, पंकज शर्मा भी चर्चा में जुड़ेंगे। तो महेश, ये तो 5-5 एग्जिट पोल दिखा दिए। आपकी तो बम है या थोड़ी सी तनाव की स्थिति में आ गए कि भाई ये एग्जिट पोल 2 बार से गलत हो रहे हैं, ये भी कहीं गलत तो नहीं आ रहे आंकड़े? नहीं, जो इनको मान रहे हैं, महाराष्ट्र की जो इनको फेस वैल्यू पर ले रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र की जो हकीकत है, जिस प्रकार की वहाँ की जन रैली थी, जनसभाएं थी, रोड शो था, जिस प्रकार लोगों में उत्साह था, ललक थी, जिस प्रकार जन समर्थन था, उससे इतर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। हम अगर कुछ कह भी दें, हम कुछ और भी बात कह के अगर इस बात को कहीं लीपापोती करें तो अलग बात हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिला है, आज जब हम ये चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का एक जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के रूप में, इससे पहले नहीं था। अपने पैरों पर खड़े हो गए, ये स्वाभाविक है। शिंदे और अजित पवार की हम उस तरह की लड़ाई नहीं लड़े, हम उस तरह की लड़ाई नहीं लड़े जैसे समाजवादी पार्टी लड़ी।
जो समाजवादी कहाँ महाराष्ट्र में क्या लड़ रही थी वो? सब वो जिस प्रकार के बोल, जिस प्रकार के तोल, जिस प्रकार से चीजों अच्छा, को, विपक्ष जिसको कह रहा भ्रम था, पैदा बटेंगे, करके, एक भ्रम तो पैदा कटेंगे। करके राजनीति जो बनाई गई थी लोकसभा से लेके, और उसका अभी भी पुनरावृत्ति कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। वो स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से कहा गया कि देखिए साहब, हम तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। मैं आपके ही प्रोग्राम में देख रहा था, आप ही सवाल करने वाले लोगों में से थे कि भैया मेरे ये कहाँ से लेके आओगे, क्या करोगे, किस तरह की घोषणा कर रहे हो, कम से कम वो घोषणा करो, कहीं दिखाई दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग कहीं कहते हुए नजर आए, अपने नेताओं को नोट जिहाद समझाते कर रहे हैं। थे आप, नोट जिहाद से उसको काट सर दिया। देखिए, हमारा नोट जिहाद की जिस तरह की बात कर रहे थे आप, उसमें अभी तक स्पष्ट है नहीं अच्छा, कि ये स्पष्ट नोट नहीं की है। बात जिन लोग कर रहे हैं उनका है, या नोट की बात जो हमारे विपक्षी तरफ नेता डाल के होटल के उनके कमरे में ये होता तो अब तक पूरे ब्रह्मांड में गूंजा दिया वही तो होता मैं कह रहा हूं कि आपने। अब जब हार की बौखलाहट इसी तरह से अच्छा, दिखाई हार की पड़ेगी, बौखलाहट। ये नैरेटिव ऐसे ही गढ़ा जाएगा ना कि भाई हम देखिए वो देखिए सुप्रिया उस सुले फाइव का स्टार होटल एआई में जनरेटेड है वो डीप फेक वीडियो, अब वो डीप फेक साबित होता दिखाई दे रहा है। वो संदीप रात को भाई- कैसे आ गया? संदीप भाई, चुनाव को अगर इस चुनाव को जीत और हार उस सिर्फ होटल के जरिए और वहां के जरिए से ये तय कर दिया जाएगा, तो फिर तो ये चुनाव जो है मतलब पर ये- एक चीज यही मान इससे लिया ये जाएगा तय हो कि भाई जाएगी, इसी वजह अगर से- ये आंकड़े देखिए, जो आंकड़े आते हैं हम उनको फेस वैल्यू पर लेते हैं। जी, जो ये आंकड़े हैं ये दरअसल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो एक बड़ी राहत की सांस भी लेगी क्या बीजेपी की? वो जो झटका तो था ना निश्चित रूप लोकसभा से, चुनाव, बिल्कुल था कि वो झटके से उबर गए। उस झटके से भी उभरी, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, हमारा स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया इसमें निकल कर आएगा। हम जब पहले चुनाव लड़ते थे तो वो कहीं ना कहीं 55 to 60 के बीच में स्ट्राइक रेट और रहता दोनों था। जगह अच्छी खबर आ रही है, अच्छी जगह- महाराष्ट्र की बात हो और चाहे झारखंड की बात हो, बिल्कुल। झारखंड के भी अभी और आंकड़े लेकिन आएंगे, हम पर फिर जो भी कह रहे हैं पहला कि ये आकलन है, आंकड़ा अनुमान आया है। मट्रीज का, तो उसमें आप सरकार बनाते दिख रहे हैं। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये आकलन और अनुमान का जो एक आधार जो मैं समझता हूं, वहां देखिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने रैली की, सबसे ज्यादा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया, सबसे ज्यादा जनसभाएं हमारी हुई। तो अगर हमारे साथ जन समर्थन नहीं होता तो हम ऐसा नहीं करते। तो अगर ये उत्साह, ये कहीं ललक, लोगों का जो एक चुनाव के प्रति रुझान, ये स्पष्ट है। और एक और आपको बात बताऊं, एक मजे की बात है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को भी कहीं अगर सामने रख के आप बात करते, तो हरियाणा का मतदान जो था और महाराष्ट्र के मतदान, दोनों को अगर कहीं कंपेयर नहीं, पर हरियाणा में वोट परसेंटेज बराबर की थी, नहीं, थोड़ी सी कम थी ना, वो तो वही यहाँ भी हुआ। 0.57% को मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं, पर यहाँ 6-6%, 7-7% का डिफरेंस आ रहा है महायुति और महाविकास आघाड़ी में। और दिबांग, जब तक मैंने बागडोर यहाँ पर स्टूडियो की संभाली, उससे पहले वो मैंने कहते भी सुने कि भाई 6% में तो ये क्लियर लैंडस्लाइड हो सकती है बीजेपी गठबंधन के लिए। नहीं, मैं दिबांग से बिल्कुल सहमत हूं। अगर दोनों गठजोड़ों के बीच में 6% का फर्क होता है, 5% का भी फर्क होता है, तो फिर जो महायुति है उसको जो सीटें दिखाई गई हैं उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मतलब काफी कुछ बदलाव हो गया है, क्योंकि 0.5% का ही फर्क था महाविकास आघाड़ी और महायुति के वोट प्रतिशत में 2024 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 30 जीत गए और वो 18 ही जीते। बिल्कुल। अब यहां पर एक और आंकड़ा आ गया है और पीसीआर वाले बड़े उत्साहित हो जाते हैं। आंकड़ा आ रहा है, बता रहे हैं, पहले हमारे मेहमानों को भी बात पूरी करने दीजिए। अब एक और आंकड़ा आया है, ये एग्जिट पोल जो है, और ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इलेक्टोरल एज का ये एग्जिट पोल है और इसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दी है। अब यहां पर पहला दूसरी कॉल देते हुए एक एग्जिट पोल अपना आंकड़ा दे रहा है। 150 सीटों का महाविकास आघाड़ी को मिलने का अनुमान वो लगा रहे हैं। यहां पर बहुमत का आंकड़ा 145 का है, पर यह अभी वोट प्रतिशत कितना फर्क है, कितनी रेंज है, अब यहां भी 150 का आंकड़ा आ जाता है। तो इसका विश्लेषण थोड़ा सा टेढ़ी खीर नहीं हो जाती है क्या दिबांग? बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है और मतलब अंतर आने चाहिए, पर अंतर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेंज बहुत ज़्यादा आ रही है। जो पिछले 4 आए थे उनमें केवल एक ऐसा पोल था जिसमें ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी भी
सरकार बना सकती है। लेकिन अगर आप जब से एंकरिंग आपने किया तो ये मेरे ख्याल से पहला आंकड़ा है और इसमें तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि सैंपल साइज कितना है। इसमें मत प्रतिशत भी नहीं है, अगर मत प्रतिशत आता है तो उससे भी स्थिति साफ होगी। और ये एग्जिट पोल है और माना ये जाता है कि एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से ज़्यादा सटीक होते हैं, लेकिन जिस तरह का आंकड़े सारे एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहे हैं उसमें भी उसमें एक अंतर और बहुत ज़्यादा अल्टरनेट व्यू है और वो CSDS करता आया था, काफी साल उन्होंने किया कि वो एग्जिट पोल पर भी विश्वास नहीं करते थे, वो पोस्ट पोल सर्वे कि भाई एग्जिट पोल तो बूथ में गया आदमी और बाहर निकला और उससे पूछा जा रहा है, साथ में 5-7 लोग और हो सकते हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, ओवर हियर कर देंगे। CSDS का जो तरीका है वो एक अगर दो दिन अपनाया बाद जाए जाते थे। नहीं, वो अगर अपनाया जाए तो वो अभी हो भी नहीं सकता क्योंकि वो फिर घर घर जाते हैं, घर घर जाके उनसे पर बात वो करते हैं और आदमी को सहज करके वो ठंडा हो गया अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, फिर पूछा जाए कि भैया आपने किसको वोट डाली। लेकिन महेश चौहान, चिंता की रेखाएं थोड़ी बढ़ रही हैं आपके माथे पर एग्जिट पोल को लेकर। 5 एग्जिट पोल आपके खिलाफ जा रहे हैं, एक आपकी सरकार बनाते दिख रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो जिन्होंने ये एग्जिट पोल्स कंडक्ट किए उनकी मेहनत, उनके प्रयासों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ने देखा है ये साल 2 एग्जिट पोल्स आए, एक लोकसभा चुनाव के लिए आए थे और एक हरियाणा इलेक्शंस के टाइम आए थे। उसमें क्या हुआ हम सभी ने देखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, हमें रुकना चाहिए 23 तारीख तक। अभी एक एग्जिट पोल हमारी तरफ से आया है, 4 एग्जिट पोल उनकी तरफ से आए, ये कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी गलत है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग ने जब ये चुनाव के दौरान रैलीज ली तब लोगों से जो रिस्पांस आ रहा था, लोगों की जो समस्याएं हमारे सामने हमें दिख रही थी, उस हिसाब से तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। संदीप जी, पर ये एग्जिट पोल बढ़त क्यों दिखा रहे हैं? क्या लाडकी बहन ने कमाल कर दिया? लाडली बहन वाला रिपीट परफॉर्मेंस हो गया जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन ने किया, लाडकी ने वो कर दिया? क्या ये कहा जा सकता है? शुरुआती अनुमान क्या ये लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी 4 महीने पहले अगर ये सब एग्जिट पोल सच है तो जस्ट चर्चा के सेक से मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग ने देखा कि 4 महीने भी नहीं हुए लोकसभा इलेक्शंस में लोगों का मतलब उनका मैंडेट क्या था और उसके बाद जो समस्याएं है वो समस्याएं वही है। देखिए, पार्टी जो ब्रेकअप हुई, जो पार्टी टूटी, 2 पार्टियां, तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा ये मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन पूरा गया नहीं है। लोगों के दिल में, महाराष्ट्र की जनता के मन में अभी भी वो गुस्सा है, उनको ये बिल्कुल अच्छा लगा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, जो लोकल प्रॉब्लम्स भी है, जो नेशनल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो, महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार हो, चाइल्ड अब्यूज हो, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था हो, किसानों की समस्या हो, महाराष्ट्र से जो उद्योग दूसरे स्टेट में जा रहे वो है, अर्बन प्रॉब्लम्स है, रूरल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें लोग बता रहे थे। हम रैलीज अभी में वो देखते हैं, वो तो पता लग जाएगा। पर एक चीज क्या तय होती दिख रही है यहाँ पर महेश, असली नकली की भी लड़ाई थी और उस असली नकली की लड़ाई में शरद पवार भतीजे को पटखनी दे रहे हैं और उधर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हराते दिख रहे हैं। असली वारिस वो साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक वो डिटेल्स में सर्वे मैं नहीं देख पा रहा हूँ एग्जिट पोल्स कि जहां पर एकनाथ शिंदे पार्टी वाइज किसको कितने सीट्स मिले ये अब तक सामने नहीं आया है। जब तक वो सामने नहीं आता तब तक उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल। अब एक और आंकड़ा आ रहा है और इस बार झारखंड की तस्वीर। एक्सेस माई इंडिया बड़ा नाम था एक वक्त और 93% स्ट्राइक रेट की ताल भी ठोकी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार गलत भी साबित हो रहा था। एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो इंडिया गठबंधन को, ये शॉकिंग हो सकता है, 53 सीटें देते हुए 81 में से और एनडीए सिर्फ 25, यानी कि बीजेपी का गठबंधन आधे से भी कम सीटें लेता दिख रहा है और हेमंत सोरेन की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। जो अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन तो अपना फिर भी सीटें बरकरार रख पाए, लेकिन कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी क्या? 30 सीटों पर कांग्रेस भी वहां पर लड़ रही थी। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि अभय, ये तो सिंपैथी वेव, हेमंत सोरेन को जेल में भेजना
और ये घुसपैठ, ये कार्ड का ना चलना, इन सबका समावेश होता दिख रहा है। ये शॉकिंग है। देखिए एग्जिट 53 इंडिया गठबंधन, 25 एनडीए गठबंधन। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी अविश्वसनीयता काफी विश्वसनीयता की बजाय अविश्वसनीयता स्थापित हो गई है। लेकिन जहां तक झारखंड के चुनाव का सवाल है, अगर झारखंड में चुनाव से पहले जो जांच एजेंसियों के जरिए हेमंत सोरेन के ऊपर हमला किया गया, उन्हें गिरफ्तारी दी गई, उससे वहां की राजनीति थोड़ी सी बदली। हेमंत सोरेन को मौका मिला कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा मंद कर पाए। आदिवासियों में थोड़ी हमदर्दी आई और लोकसभा चुनाव में उन्हें उसका फायदा दिखाई पड़ा। आदिवासी सीटें सारी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने वहां जीत ली। तो इस बार यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव को आसानी से जीत सकती थी, अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो सब कार्रवाइयां नहीं हुई होती। नहीं, मुझे ऐसा चंपाई लगता सोरेन को भी ले आए। काम तो सारा कागज पर, और नैरेटिव और गणित दोनों का अगर समीकरण देखें तो एनडीए की काफी मजबूत स्थिति दिख रही थी झारखंड में। तो देखिए, चंपई सोरेन को ले आए और सीता सोरेन को ले आए, उसके बाद में मधु कोड़ा की पत्नी को ले आए, तो ये सारे के सारे लोगों को ले तो आए, लेकिन इन सब में कोई हेमंत सोरेन जैसा प्रभावशाली आदिवासी चेहरा नहीं था इनके अंदर। तो ये आप बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा नहीं बनाते हैं। बड़ा टुकड़ा एक अलग चेहरा होता है, तो वो उस तरह से नहीं था। तो मुझे लगता है कि महेश, पर ये तो अप्रत्याशित सा एक प्रतिबिंब दिख रहा है। झारखंड का एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, है एग्जिट पोल। नहीं, देखिए संदीप भाई, मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि आकलन और अनुमान के आधार पर जो चीज़ें बताई जाती है, कही जाती है, उसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में एक चीज़, अभी मैं हाल में कुछ दिन पहले मैं सर्वे वहाँ का पढ़ रहा था, वहाँ 65% लोगों का मत है कि भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ से जा नहीं रहा, या वो मधु कोड़ा के रूप में हो। बेशक उस समय एक व्यक्ति थे, कांग्रेस और जेएमएम के ही लोगों के समर्थन से वो सिंगल होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने, उनके ऊपर आरोप लगे, उनको सजा भी हुई। अलग ये बात है कि राजनीतिक कारणों से उनके परिवार की, उनकी पत्नी हमारे साथ चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ की जनता आज की डेट में अपने विकास की सबसे बड़ी बाधा अगर कोई समझ रही है तो वो है भ्रष्टाचार। घुसपैठिया कार्ड नहीं चला क्या? घुसपैठिया बहुत ज्यादा बैंक किया, अगर संथाल परगना सही साबित होते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ संथाल परगना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ जिस प्रकार से आज जो मतदान हुआ, उस मतदान को कहीं आधार बनाएंगे तो ये जो फिगर है ये हमारे पक्ष में होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई एग्जिट पोल इस तरह से हम दिखा रहा है और कह रहा है, और अभी अभय जी ने क्या कहा कि भाई इनकी अविश्वसनीयता जग जाहिर है, मैंने लगातार फेल होते आ रहे हैं। हो सकता है कि एक और आंकड़ा आ रहा है, एक और एग्जिट पोल, एसएएस का ये एग्जिट पोल है, और इस बार महाराष्ट्र की तस्वीर, एक और तस्वीर आपके सामने देखिए। ये कोई अंतिम तस्वीरें नहीं है, ये बात मैं लगातार अंडरलाइन करना चाहूंगा। और एसएएस के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को बढ़त, यानी कि अब ये दूसरा ऐसा एग्जिट पोल आया है, 5 महायुति को बढ़त दे रहे हैं। यहां पर 127 से 135 एसएएस के एग्जिट पोल में, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कम महायुति, और महाविकास अघाड़ी यहां पर सरकार बनाती दिख रही है। 147 से 155, 145 बहुमत का आंकड़ा है। तो यहां पर संदीप, एक सेकंड संदीप, महाराष्ट्र, बड़ी एक दिलचस्प सी बात हो रही है। महाराष्ट्र लग रहा था टू क्लोज टू कॉल होगा, लेकिन 5 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महायुति की सरकार बन रही है, और 195 तक का भी आंकड़ा जा रहा है। जो 2 बता रहे हैं महाविकास अघाड़ी को बढ़त, वो मुश्किल बढ़त दिखा रहे हैं, 147 से 155, कोई 150 दिखा रहा है। जबकि झारखंड में लग रहा था कि बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी, वहां तो एक्सिस माई इंडिया ने बिल्कुल ही उलट तस्वीर पेश कर दी। मेरा सर्वे आप मानेंगे तो यह है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। मैं खुद वोटर हूं, मैं वोट डाल के आया हूं, और मतदाताओं में जितना असमंजस और जितनी कन्फ्यूज़न दिखी, तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुमत मिल रहा। बाद में जोड़ तोड़ से सरकार बनेगी, ये मेरा अनुमान है। इसको ये भी गलत हो सकता है, मैं पहले कह देता हूँ। और बाकी एग्जिट पोल पर टिप्पणी नहीं करता, सिर्फ ये कहूँगा कि ट्रेंड बड़े अच्छे बनेंगे। यदि महायुति जीत गई तो ये मानना पड़ेगा कि फिर संगम शरणम गच्छामि, मतलब संघ के बिना भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती।
ये एक पहला ट्रेंड साबित होगा। दूसरा ट्रेंड साबित होगा कि जो जिस तरह से लाड़की बहना और खजाना खोल दिया गया, अब सब सरकारों को करना पड़ेगा। खजाने की चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव के पहले लुटा दीजिए और चुनाव जीत जाइए। दूसरा ट्रेंड ये साबित हो जाएगा। तीसरा ये साबित हो जाएगा कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको तोड़ रहे, कहाँ जा रहे। अब आपका नैरेटिव और मैनेजमेंट ये कितना महत्वपूर्ण है, ये तीन ट्रेंड एक तरफ दिखाई देंगे। यदि महाविकास आघाड़ी जीत गई तो फिर हम ये कहने लगेंगे कि निश्चित तौर पे लोगों को पसंद नहीं आया तोड़फोड़ और लोगों ने नाराज़गी दिखाई। दूसरा हम ये कहेंगे कि सोयाबीन और किसान का मुद्दा और महंगाई और ये बेरोजगारी, ये मुद्दे चले। तो ट्रेंड दोनों तरफ से दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता किसी को स्पष्ट बहुमत है। किसी को स्पष्ट बहुमत है? आपको जोड़ना मैं ये चाह कह रहे थे रहा काफी था, देर से। मेरी शुरू से मान्यता रही है कि इन दोनों चुनावों में टक्कर बहुत कड़ी है। बिल्कुल चुनावी नतीजे एक तरफा नहीं होंगे। मैं जो अभी अपने साथी ने राय रखी, संदीप जी ने राय रखी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल टक्कर होगी। दूसरी बात ये कहूंगा कि केवल एकमात्र एक्सिस माई इंडिया एजेंसी ऐसी है जो पहले से इस क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ी है। जरूर उसकी साख अभी गड़बड़ाई हुई है, लेकिन स्थापित खिलाड़ी है। अब देखिए इस पूरे जो एजेंसियां सामने आ रही हैं, मैं बहुतों का तो नाम भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उन एजेंसियों को कौन चला रहा है, उनका एग्जिट पोल करने की क्या पद्धति है, क्या तरीका है, उनका सैंपल क्या था, क्या किया, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है, हम भी इनको एक मान्यता दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं ये चला। क्योंकि आपने नहीं किया है, आपने नहीं करवाया है उनसे सर्वे, इसलिए तो आप तो कुछ उनके बारे में बता ही नहीं सकते। जिन चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं। जिन मीडिया मंचों हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, हम दिखा भी देंगे। देखिए जिन मीडिया, आप तो खबर दे रहे हैं ना। अच्छा। जिन मीडिया मंचों ने खबर की उसकी परख भी तो करेंगे ना, पहले खबर में दम है कि नहीं, तभी तो ऑन एयर करेंगे। कुछ भी खबर थोड़ा चला देंगे। जैसे अभी लोकनीति की बात हो रही थी कि उनका पोस्ट पोल करते हैं। पोस्ट पोल का क्या मतलब हुआ? उसका मकसद अकादमिक होता है। वो वोटिंग बिहेवियर, मतदाताओं का व्यवहार क्या है, मतदाता क्या सोच के वोट देता है, वोट देते समय उसको जाति का ख्याल था, बिरादरी का ख्याल था, कैंडिडेट को ज्यादा महत्व दे रहा था, महिलाएं किसको वोट देती हैं, दलित किसको वोट देते हैं, वो ये पता लगाने के लिए करते हैं उसको। तो वो जितनी भी पोलिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारी पोलिंग टेक्नोलॉजी अकादमिक मकसद से विकसित की गई थी। फिर बाजार में जब वो आई और बाजार के दबाव में वो कुछ की कुछ हो गई, और हम नतीजा देख रहे हैं कि आजकल उसकी आवश्यकता। पर महाराष्ट्र की अगर बात करें, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरुण सावंत भी हों, तो पीसीआर उनको भी दिखाइएगा जरा विंडो में। पंकज, अच्छी खबर नहीं आ रही है महाराष्ट्र से। अगर हम एग्जिट पोल के रुझानों पर नजर डालें, 2 आपके पक्ष में है, 5 आपके खिलाफ हैं, मतलब कांग्रेस के खिलाफ है। आयोजित होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने का तो कोई कारण है नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ अभी 4 महीने पहले, नहीं, प्रायोजित जब आप कह देते हैं, वो आप भी उनको बहुत हल्का कर देते हैं। मतलब कांग्रेस को जो सारे एग्जिट पोल जिता रहे थे हरियाणा में, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे वो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिसको जिता रहा है उसी के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल, ज्यादातर ओपिनियन पोल, आप खुद सोचिए कि जो भी उनको कमीशन करेगा, बिना पैसे के तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल होते नहीं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है कि जिससे ये प्रभावित होते हैं। लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन अगर महाराष्ट्र की देखें तो 4 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए के घटक दलों, एनडीए के, उनका जो वोट प्रतिशत है वो 8% गिरा है, 8%। और शिंदे शिवसेना का 13% रह गया है। इंडिया समूह का वोट प्रतिशत लोकसभा के इन चुनावों में 12% बढ़ा है। उद्धव शिवसेना का करीब करीब वैसा है, थोड़ा सा बल्कि बढ़ा है। और जो कुल वोट हैं वो भी इंडिया समूह को एनडीए से ज्यादा मिले हैं, कुल वोट। तो जब इस तरह की स्थिति है, और अभी पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, विदर्भ में कांग्रेस, मराठवाड़ा और मुंबई में उद्धव की शिवसेना को लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस को भी अच्छी जीत मिली है। और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76% रहा, भारतीय जनता पार्टी का 32% रहा। वो तो हरियाणा में भी आपकी जितनी 5-5 सीटें जीती दोनों गठबंधनों ने लोकसभा में, और उसको विधानसभा के नतीजों में तब्दील करते तो आपकी तो 46 सीटें आनी चाहिए थी, नहीं आई ना, आई तो 37 ही। वही मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव भी बड़े हैरत अंगेज थे उनके नतीजे।
और अगर महाराष्ट्र में ये एग्जिट पोल बता रहे हैं तो इस हिसाब से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे भी हैरत अंगेज होने वाले हैं। इन नतीजों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। मुश्किल अगर ये होगा एग्जिट विश्वास पोल करना, ठीक नतीजों में है। तब्दील अरुण होते हैं। सावंत, पर यहां पर एक असली नकली की लड़ाई भी चल रही थी, और क्या इस निष्कर्ष पर, शुरुआती रुझानों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना क्या गलत होगा कि असली नकली की लड़ाई में आप की पार्टी एकनाथ शिंदे ने उद्धव को पटकनी दे दी, पर उधर चाचा ने अपने भतीजे को पटकनी दे दी। एक जगह संदीप जी, एमबीए को फायदा हो रहा है, एक जगह युति को फायदा हो रहा है। संदीप जी कैसे है, असली नकली इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो इसके पहले ही ईसी ने, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लोगों को बता दिया है कि असली शिवसेना जो है, जिसको नाम भी दिया है शिवसेना करके और धनुष्यबाण जो निशानी है वो भी सौंप दी है आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों में। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से कुछ पैनलिस्ट ने काफी अच्छी बातें कही, तो उससे अभी आने वाले इस मतलब 23 तारीख को ये 100% साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना के ऊपर सिक्का मोर्तब हो चुका है और वो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ ही रहेगी, क्योंकि सारे शिव सैनिक, आमदार, खासदार, सांसद, जिला प्रमुख सारे के सारे जो है वो उबाटा शिवसेना को छोड़कर हमारी शिवसेना के साथ रहे थे। उससे ये बात साबित हुई थी। दूसरी बात, अभी अजीत पवार जी और शरद पवार जी की, जैसे कि आपने कहा, ये बात उनकी भी साबित हो जाएगी कि जिस प्रकार से उनके साथ मोर देन 42 एमएलए राष्ट्रवादी छोड़कर अजीत पवार जी के साथ आए थे, पर अजीत उनका पवार तो भी इसके कमजोर ऊपर- कड़ी साबित हो रहे हैं आपकी। होने दो, कोई बात नहीं। ये इस इलेक्शन के बाद कौन सी कड़ी मजबूत है और कौन सी कड़ी इन कड़ियों में ही तो जो कमजोर है, संदीप कह रहे ये मालूम हो हैं जाएगा। और अरुण किसी भाई, भी हाल में संदीप सोनवलकर तो वहां की रग रग को जानते हैं, पहचानते हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, वो आपको जानते हैं। वो तो कह रहे हैं बीच का ये किसी की सीधी बहुमत नहीं आएगी, चाचा भतीजा के हाथ में पूरी सत्ता की कमान उनके हाथ में तो नहीं आ जाएगी। जो आप कह रहे हैं होने दो कमजोर कड़ी, वो कमजोर कड़ी कहीं और किसी की छत में जाके ना जुड़ जाए। संदीप जी ये बात बिल्कुल सही है। अभी वो दौर चल रहा है कि किसी भी एक पार्टी को आप मेजॉरिटी से जिता कर नहीं ला सकते हो, किसी एक दूसरे का साथ लेना ही पड़ेगा। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि यही दौर काफी अलग अलग स्टेट में और महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं। लेकिन किसी भी हाल में इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगी, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो विकास के और प्रगति के काम इस महाराष्ट्र में किए गए हैं, जनता ने उस काम को मतलब सराहा आप है। दोनों ही और बातें आपने कह दी कि सरकार भी आपकी बनेगी, पर गठबंधनों में बदलाव भी हो सकता है यही। और 3 दिन में सरकार बननी है संदीप। 23 को नतीजे आएंगे, 24, 25, 26 तक सरकार बननी ही बननी है, संवैधानिक बाध्यता है, वरना राष्ट्रपति शासन। वही खेल है क्या? उसी और इशारा कर रहे थे आप। ऐसा कोई कंपल्शन है संवैधानिक? नहीं, संवैधानिक मान्यता इस बात की नहीं है, ना ही संवैधानिक जबरदस्ती की सरकार बनाई जाए। विधानसभा गठित होनी 3 दिन के अंदर और संभव है। विधानसभा का गठन जो है इलेक्शन कमीशन जैसे ही अनाउंस करेगा कि चुनाव हो गए और विधानसभा नई गठित हो गई, विधायक उसी दिन से विधायक बन जाते हैं। विधानसभा गठन की तारीख 26 तारीख है। वो सरकार तो कभी भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी भी घोषित हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी या कोई कंपल्शन है। विधानसभा का गठन बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर ये 3 दिन हॉर्स ट्रेडिंग, जो वो घोड़ों की मंडी सजती है आजकल, एक जो नया शगल हमने राजनीति में देखा है, वो मुंबई में होता दिखेगा। हो सकता है क्या ऐसा? आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं क्या? मुंबई में और मुंबई के बाहर भी दिखेगा। यदि कांग्रेस को लगता है कि उसकी सरकार आ सकती है तो वो उठाकर तेलंगाना ले जाएगी। बीजेपी को लगता है कि उसकी सरकार आ रही है तो उठाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश ले जाएगी। तो हेलीकॉप्टर वालों की चांदी होगी और बहुत सारे लोगों की चांदी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। पर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक सेकंड हाँ प्लीज करिए बात पूरी। और संदीप चाहूंगा मैं, संदीप 1 सेकंड और चाहूंगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, कम नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। तो हम ये मान सकते हैं कि 1-2% मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है अंतिम आंकड़े आने में। तो इसके संकेत बड़े उलझे हुए हैं।
लाडली बहना को भी दे सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि लोग नाराज हैं। और वो मतदान बढ़ा है विदर्भ में, ग्रामीण इलाकों में, मुंबई में नहीं बढ़ा। मुंबई में तो लगभग कम ही हो जाएगा, शायद 1-8% बढ़े तो बढ़े। वही मुंबई और ठाणे जहाँ शिंदे आते वहाँ भी नहीं बढ़ा, ना मुंबई में बढ़ा ना ठाणे में बढ़ा, बड़ा ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है। तो इसके मायने क्या हैं? पर यहां पर झारखंड में एक दिलचस्प आंकड़ा देकर खेल को रोमांचक बना दिया है प्रदीप गुप्ता ने, एक्सिस माई इंडिया ने। धीरज दुबे वो कह रहे हैं 53 सीटें इंडिया गठबंधन को, आपको 53 सीटें और बीजेपी आधे से भी कम 25 सीटों पर अटकती दिख रही है। ऐसी उम्मीद थी क्या आपको? चुनाव तो ऐसा लग रहा था बीजेपी मजबूती पर है, अब बढ़त बनाए हुए है इस चुनाव में झारखंड में। संदीप जी, जब चुनाव का यहाँ घोषणा हुआ और यहाँ से बाहरी हेलीकॉप्टर आकर उतरना शुरू हुआ, उसी दिन झारखंड की जनता ने अपना मन बना लिया था, क्योंकि मुद्दों पर कोई बातें नहीं कर रहा था। 15 साल जहां भाजपा शासन किए इस झारखंड में, एक भी योजना उनके पास नहीं गिनाने को थी जिसके आधार पर वो वोट मांग सके। जब भी वो बात कर रहे थे तो वही पुराने मुद्दों पर बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान पर, घुसपैठिया पे। जबकि वाकई में अगर घुसपैठ से कोई परेशान था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और असली जो उसके नेता थे वो परेशान थे, क्योंकि बाहर से बोरो प्लेयर लाकर चुनाव लड़ा दिया जाता है। आपको 25 से 30 सीटों पर समटा रहा है, 42 से 47 सीटें ले रही है बीजेपी। और अगर हम चाणक्य स्ट्रैटेजीज की बात करें, वो तो 50 तक का आंकड़ा भी पहुंचा रहा है बीजेपी का अपने दम पर। तो ये सिर्फ एक ही एग्जिट पोल है, इसका भी ध्यान दीजिए। संदीप जी, आपने जब इस शो का शुरुआत किया था तो आपने खुद बोला कि कई जगह एग्जिट पोल फेल साबित हुए हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि आंकड़ा सही भी साबित तो मतलब हुआ मीठा है। मीठा गप जो अच्छा लग रहा है उसी को ही स्वीकारेंगे। मतदाता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, मतपेटी बंद हो चुका है। लेकिन जो योजनाएं हेमंत सोरेन जी ने चलाई है विगत 5 सालों में, कोविड के बावजूद भी, 6 महीना जेल रहने के बावजूद भी, उसका असर है कि बिजली बिल माफ होना, मैया समान योजना मिलना और यहाँ के केसीसी लोन 2-2 लाख किसानों का माफ होना, ये 3 बहुत बड़ा फैक्टर है। कक्षा 8वीं से लेकर आजीवन तक के महिलाओं के लिए इस सरकार ने योजना चलाई हुई है। वृद्धा पेंशन 50 वर्ष की महिलाओं को दिया है। यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष थे उनको 50 साल में वृद्धा पेंशन हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया है। तो जितने भी योजना है, 10 रुपए में धोती साड़ी लुंगी योजना 6 महीने में 1 बार, यानी साल में 2 बार। तो ऐसी मूलभूत चीजों को मतलब रेवड़ियों पर ही पूरा चुनाव आधारित है। कौन बढ़िया रेवड़ी दे रहा है उसे आप सेवा मेवा, दूसरे की मेवा कहेंगे, अपनी सेवा बताएंगे। लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बाद जिस भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कल्याण में एक योजना गिनाने को नहीं है, अगर कोई सरकार विपरीत परिस्थिति में रहने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद अगर आम जनता को लाभ दे रही है, सुलभता दे रही है, तो यह सवाल तो बनता है ना कि 10 लाख करोड़ रुपए जब अडानी अब जो महाराष्ट्र और झारखंड की जो भी तस्वीर अभी उभर रही है, कंफ्यूजन है, अच्छा खासा रायता फैला हुआ है दिबांग। इस रायते को अगर मैं आपको समेटने को कहूं, कोई ट्रेंड्स दिख रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वो मुद्दे बनते दिखे थे? एक भाई आरक्षण का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, रोजगार का एक पुट दिख रहा था, एक पिछड़ी जाति में सेंधमारी यानी कि हिंदू के बजाय जाति बनकर लोग वोट करते भी दिखाई दे रहे थे। कुछ ट्रेंड पकड़ में आ रही है इन आंकड़ों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में? देखिए संदीप, आंकड़े इतने ज़्यादा इधर से उधर हैं कि इनमें ट्रेंड पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो एक बात मोटी समझ में वो आ रही है, महाराष्ट्र की हम बात करें, हमने अभी संदीप को भी सुना महाराष्ट्र के बारे में। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी 2-3 दिनों में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने प्रचार किया, अपना प्रचार संभाला, एक जो वो पिछड़ती नज़र आ रही थी महायुति से, उन्होंने काफ़ी ग्राउंड मेकअप किया। उसमें ये भाव आया कि बीजेपी जोर ज़बरदस्ती करती है। नहीं, महाराष्ट्र का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। लोकसभा में लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी आ गया है, 3 महीने पहले तक भी लग रहा था, फिर पिछले 2 महीनों में लगा देव लॉस्ट द स्टीम, देव लॉस्ट द इनिशिएटिव, और आखिरी 3 दिनों में फिर बराबर की लड़ाई होती। बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ। शुरू में आगे दिखाई दिए, बाद में लगता था कहीं खो गए, पता नहीं प्रचार कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आखिर में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की बीजेपी जोर जबरदस्ती करती है, तावड़े जी का पूरा प्रकरण हुआ, दिन भर वो चला, वो भी एक बात उसके साथ ही जुड़ी, बिल्कुल उसी तरह की वो बात थी।
कपास और सोयाबीन के किसानों वाली बात जो उछली पिछले 3 दिनों में, आखिरी 3 दिनों में उन्होंने काफ़ी ग्राउंड रिकवर किया। तो एक जो लीड लग रही थी महायुति को, उसमें एक तरीके से ब्रेक लगी है। जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई लीड लेता है तो वो लीड आगे बढ़ती चली जाती है, चुनाव के दिन तक वो दिखाई देती है। और उसमें होता क्या है कि आपका जो वर्कर है उसमें जान आ जाती है, उसमें लगता है कि नहीं अब तो हमें जाकर वोट करना ही करना है। थोड़ा सा और दिलचस्प बनाइए। एक और बात मुझे कहनी थी कि एक देखिए कि एक योजना लाडली बहना महाराष्ट्र में है, अगर ये योजना काम करती है तो झारखंड वाली योजना जो मैया समान योजना है वो भी काम करनी चाहिए। वो भी ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ स्थिति इतनी गड्डमगड्ड है इन पोल्स में, मुझे लगता है कि अगर वो दिखाई देता है तो वहां भी दिखाई देगा वो। और इसमें हम इससे पहले कि उत्तर प्रदेश को ना भूल जाएं, 9 ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन मनोज सिंह काका जोर आजमाइश ऐसी, और आपके नेताओं ने आज तो वो बड़ी थोड़ी सी चालू भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हाट्सएप पर तो रेल बना रखी थी, इतने ग्रुप्स आपने बना दिए, सब में पत्रकारों को भी घुसा दिया, और कुंदरकी में ये हो गया जी, मीरापुर में ये हो गया जी, सीसामाऊ में ये हो गया जी, लगातार खबरों का रेला आपने बना रखा था। हार की छटपटाहट तो नहीं थी कि भाई ये दो खेल हाथ से निकल गया, या अभी टक्कर में है, कोई ना रहे चक्कर में, अभी समाजवादी है टक्कर में। देखिए ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई नहीं है टक्कर में, समाजवादी ने ही टक्कर दिया है पूरे देश में। जब भारतीय जनता पार्टी का सत्ताई घमंड चरम पे था, तो किस पार्टी ने, किस राजनीतिक दल ने उसके उत्तर प्रदेश उसके सत्ताई घमंड को नकेल कसने का काम किया? उत्तर प्रदेश की पीडीए की अवधारणा ने। और जो हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई, वो जो बात है ठाकुर के कुएं वाली, आज ठाकुर की सरकार थी, ठाकुर का पिस्टल था और ठाकुर का दरोगा था, और भारतीय लोकतंत्र पर वही मीरापुर के ककरौली में, पर यहाँ पर चुनाव आयोग ने तो त्वरित कार्रवाई भी की, 10-10 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं, उसमें 2 दारोगा भी शामिल हैं। देखिए, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कार्य किया तो निलंबित नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि हमारे पार्टी के ही, जब हमारे पार्टी ने चुनाव आयोग को जब नोटिस दिया तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि नहीं, किसी भी पुलिस प्रशासन को आईडी चेक करने का हक नहीं है, वहां के पीठासीन अधिकारी और राजनीतिक दल का जो एजेंट है उसको हक है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिस लोकतंत्र के तहत एक मठाधीश इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, जिस लोकतंत्र के तहत तथाकथित एक व्यक्ति की हम चाय बेचने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए, वही लोग आज हिटलर को, अब उनका पहले जो आदर्श सावरकर थे उनके बैचारकी में आज हिटलर आया, और नॉर्थ कोरिया सारी तस्वीरें मीडिया ने दिखाई हैं, कार्रवाई की गई है, ये हार की बौखलाहट या खिसियाट है, आप अभी भी उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं। सब कुछ किया गया ना, कार्रवाई भी हुई, उसके बाद नॉर्मल वोटिंग प्रक्रिया को अंजाम भी दिया गया। देखिए, कहीं नॉर्मल वोटिंग प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। वो अगर मीरापुर से लेकर के सीसामऊ से लेकर के कटेहरी से लेकर मझमा तक हम लोग दिन भर लगे रहे, लगातार इलेक्शन कमीशन ने जरूर कुछ कार्रवाइयां करी है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो भारतीय लोकतंत्र, चूंकि दुनिया का सबसे बृहत्तर लोकतंत्र है, हम क्या यही दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ वोट देने आते हैं उसमें जिसका सत्ता रहता है उसकी पिस्टल उनके सर पे लगाई जाती है? हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? क्या हमारी यही लोकशाही है? ये आपसे सवाल है। अगर यही लोकशाही है तो इससे कैसे निपटा जाए? ये लोकतंत्र तो नहीं है। क्या इसी लोकतंत्र को लाने के लिए हमारे लोगों ने, हजारों लोगों, लाखों लोगों ने बलिदान दिया था? तो अगर आपके आरोपों में दम है, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, तो दरअसल क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सीटें तो सारी बीजेपी जीत जाएगी, 9 में से 9? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार सुबह के 6 बजे से लेके अभी तक हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर भी हारेगी। उत्तर प्रदेश के लोग तो देख रहे हैं ना, जिनके नौनिहाल अस्पतालों में जलकर खाक हो रहे हो और मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सुरक्षित है, उसे शर्म आनी चाहिए। उसी झांसी में क्या हुआ है, जिस उत्तर प्रदेश में 70 के 70 पेपर लीक हो रहे हो, मुख्यमंत्री क्या कर जी, कितनी सीटें जीतेंगे? 9 के 9 सीटें जीत रहे हैं, 9 के 9। और अगर पारदर्शी
ये आपको कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से, उपचुनाव से इस देश के निर्वाचन आयोग को आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, और आपका बड़ा मंच है इसलिए हम कहना चाहते हैं, और देश के माननीय न्यायालय से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुहार लगाई है कि हमारे संविधान की सर्वोपरिता बनी रहे, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश में जो तांडव हुआ है, एक वर्ग को, दलितों को, पिछड़ों को योगी आदित्यनाथ की सामंती सरकार और उनके सामंती दरोगाओं ने और पुलिस फोर्स ने जिस तरह रोका है, ये 20 नवंबर 2024 भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है, काला दिन। महेश वर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, ये महज राजनीतिक आरोप हैं, या जो तस्वीरें दिखी 10-10 पुलिस वाले निलंबित भी किए चुनाव आयोग ने, उसमें 2 दारोगा भी शामिल हैं, हमने तस्वीरें भी देखी, बंदूकें तानी जा रही हैं, पहचान पत्र देखने की पुलिस के पास कोई अख्तियार है ही नहीं, अधिकार है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जोर जबरदस्ती की गई क्या? तो कह रहा हूं स्टेट पावर का बेजा इस्तेमाल हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? अरे मनोज रुकिए भाई, हम यहां पर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी का पीछा नहीं छोड़ते। सत्ताधारी पक्ष से भी पूछ लेना, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एग्जिट पोल से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का आभास कहीं हो रहा है तो हमारे सपा के मित्र और कांग्रेस के मित्रों का हो रहा है। इनके आभास, इनके बौखलाहट, इनके अकलाहट, इनकी चीजों से ये समझ में आ रहा है शासन ने अपनी ताकत का बेजा साहब, ये इस्तेमाल कोई किया क्या? चुनाव में सीधा सवाल है। नहीं, चुनाव में इस तरह की घटनाओं को अगर आप अपवाद मान लें, अगर अपवाद है ये, स्वाभाविक है, इस तरह की घटनाएं घटती है, और ये कोई पहली बार इस देश में बंदूकें नहीं तानता है दरोगा साहब। मैं कह रहा हूं जो गलत करता है उसको सजा मिली ना, सस्पेंशन हुआ ना। चुनाव आयोग कोई आंख बंद करके काम कर रहा है क्या? और क्या इसी तरह से सारे लाखों लाख लोगों ने आज मतदान किया, उनका ये अपमान है क्या? मतलब आप इस तरह की बात कह के, अभी मैं देख रहा था पंकज जी क्या बोल गए, कह रहे हैं कि भाई कमीशन पे जो है एग्जिट पोल होता है। आप हार की बौखलाहट से इस तरह से लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे? आप अगर इस तरह इसलिए मैंने पूछा, हरियाणा में जब जीत रहे थे तो तब याद तब संदीप भाई, मैं नहीं ये तो कल पर ये घटना बिल्कुल लोकतंत्र की सेहत के लिए क्या चिंताजनक है? स्वाभाविक है। हम कब चिंताजनक है ना सर, हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्या, जो इतना ये चिल्ला और चीख रहे हैं? नहीं, इनकी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं कि क्या हम इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या हम इससे कहीं आपको लग रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने जो कहा उसका हम विरोध कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने हरियाणा में मेहम में चुनाव हुआ था, पत्रकारों के सर फड़े थे और बूथ लूटे जा रहे थे, तब मैंने इस तरह से रिवॉल्वर हिलाते हुए पुलिस वाले देखे थे। उसके बाद में अब देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक चित्र हैं, और इस तरह की घटनाओं को सामान्य बताना ये भी बहुत गलत है। मुझे लगता है कि इस तरह के चित्रों से बचना चाहिए, और आज जबकि इतना सोशल मीडिया है, हर किसी के पास कैमरा है, इस तरह के चित्र अगर सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक बात है। कमेंट दिबांग आपसे, अभय और संदीप सोनवलकर, सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों से कमेंट चाहूंगा। ये जो चुनाव है, अभी उत्तर प्रदेश को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए पिक्चर में से, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या संकेत हैं? महाराष्ट्र बीजेपी जीतती है, झारखंड हार जाती है तो क्या संकेत हैं? या झारखंड जीत जाती है बीजेपी पर, महाराष्ट्र विपक्ष जीत जाता है तो क्या संकेत है? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव अगर विपक्ष की तरफ जाता है तो हरियाणा में जो झटका लगा था उसके बाद विपक्ष को एक सांत्वना प्राप्त होगी और थोड़ा सा आवेग सांत्वना प्राप्त होगी, या 2024 का झटका बरकरार रहेगा? नहीं, जब सांत्वना उन्हें प्राप्त होगी तभी 2024 से जो उन्हें आवेग मिला था उसको वो आगे बढ़ा पाएंगे। अगर महाराष्ट्र हार जाता है विपक्ष, जबकि पहले शुरू से चाहे झारखंड जीत जाए, महाराष्ट्र हार गया, महाराष्ट्र झारखंड से अधिक महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र झारखंड अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संदीप सोनवलकर ने एक बात कही थी कि वोट प्रतिशत की बात, आपको हरियाणा याद है? हरियाणा में वोट प्रतिशत शाम को 7 बजे घोषित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद 5 घंटे बाद रात को 11:15 बजे फिर उस वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल। उसके बाद मतगणना के एक दिन पहले फिर से उस वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई। यहां तक कि चरखी दादरी और सोनीपत 2 ऐसे जिले थे जहां वोट प्रतिशत 11% बढ़ाया गया चुनाव आयोग द्वारा। तो अभी कितना वोट पड़ा है वो बता रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है, शहरी क्षेत्रों में नहीं बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, वो कितना मतदान, वो देखने वाली बात होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण, अभी कल के लिए बहुत कुछ अभी चीजें और साफ होंगी। पर आपका एक बात साफ है, आपका मत है महाराष्ट्र जो जीतेगा विजेता, विनर टेक्स ऑल है। झारखंड फिर वो कहानी, वो सेकेंडरी स्टोरी हो जाती है। महाराष्ट्र का अधिक महत्व है, महाराष्ट्र का अधिक महत्व है। संदीप, आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र जो जीता वही सिकंदर होगा, या झारखंड बीजेपी जीत जाए, महाराष्ट्र
विपक्ष जीत जाए तो कि नहीं जी बराबर बराबर 1-1 हो गया स्कोर? नहीं, मुझे लगता है कि यदि महाराष्ट्र जो जीतेगा, यदि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र जीत गई तो इसका असर राष्ट्रीय भी होगा, क्योंकि तब फिर बात बहुत आगे बढ़ेगी और एकनाथ शिंदे की पार्टी कहीं जाके टूट जाएगी और उसके कुछ सांसद वापस जाएंगे, तो उसका असर केंद्र पर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि महायुति जीतती है तो वो मजबूती रखेगी और महायुति पर जो दबाव आने वाले दिनों में बिहार से या टीडीपी से आने वाला वो कम होगा। तो राष्ट्रीय असर इन चुनावों का है और महाराष्ट्र के परिणामों तो सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी क्यों टूटेगी? अगर महायुति हार जाती है ये चुनाव तो अजित पवार की टूटन भी तो बिल्कुल इमिनेंट हो जाएगी। देखिए, अजीत पवार के पास सांसद नहीं है, सांसद उनके पास एक ही है, सुनील तटकरे, वो कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास 8 सांसद हैं, तो ये 8 सांसद का आंकड़ा केंद्र में भी बड़ा होता है। देवांग, मुझे ये लगता है कि असली जो चुनाव है वो महाराष्ट्र का है। 48 सीटें हैं, महत्वपूर्ण वही है। झारखंड को मैं गौर नहीं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल कैपिटल है। चुनाव दरअसल मुंबई लॉबी और गुजरात उद्योगपतियों के बीच में एक टकराव भी होता दिखा है। इसके असरात बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे, और जितनी भी पार्टियां हैं उनमें जो भी पैसा चाहिए होता चुनाव लड़ने का वो उनको मिलेगा। बड़े चुनाव आगे आने वाले हैं जिसमें बिहार का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा ये, और ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। यूपी ज़रूर है इसके बाद, लेकिन महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर महाविकास आघाड़ी जीत जाती है तो एक तरीके से जो हवा निकल गई थी, पिचक सा गया था विपक्ष का गुब्बारा, फिर एक तरीके से उसमें हवा भरेगी। वो आगे कैसे उसको संभालते हैं वो एक चुनौती होगी। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये है कि जिस तरीके से हरियाणा की जीत के बाद कहा जा रहा था कि आरएसएस एकदम उछल के आ गई है बीजेपी के साथ, यहाँ बीजेपी के साथ है आरएसएस काम कर रही है। तो आरएसएस की जो हवा थी कि भाई ये जहां जाते हैं जीत कर आते हैं, उसको भी बहुत भारी डेंट लगने वाला है अगर ये महाविकास आघाड़ी जीत जाती है। महायुति जीत जाती है तो एक तरीके से एक बड़ा, महायुति जीत जाती है तो एक फॉर्मूला कि आप चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटिए, वोट लीजिए, वो ये एक बात बहुत जो बड़ा संदीप भी कह फॉर्मूला रहे थे, 10 स्थापित हो सेकंड जाएगा। में देखिए, सीधी बात यह है, पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़कर जीत का श्रेय ले रहा है। हरियाणा में बाकायदा घोषित करके उन्होंने जीत का श्रेय लिया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया, अखबारों में छपा कि हम 600 से ज्यादा मीटिंगें कर चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्पष्ट रूप से घोषित राजनीतिक मुद्रा अख्तियार कर तो रहा यहाँ है। पर जवाबदेही भी तय हो जाएगी और पता लग जाएगा किसमें कितना दम है,